आज का विषय जो मुझे दिया गया है, विभिन्न स्थानीय भाषाएं और हिंदी, और संदर्भ यह है कि जो अभी 2021 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उस नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को लेकर के जो विचार किया गया है, और एक बात जो बहुत दिन से प्रतीक्षित थी, उसको क्रियान्वित करने का संकल्प लिया गया है, उसके संदर्भ में बात करने की बात कही गई है मुझसे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषाओं के उपयोग की बात की गई है और दर्जा 8 तक मातृभाषाओं में शिक्षा हो, यह बात उसमें उस नीति के स्तर पर उसमें स्वीकार किया गया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्वागत योग्य विचार है। क्यों इस विचार का स्वागत होना चाहिए? क्योंकि मातृभाषाओं का जो संबंध है वो हमारी मौलिकता से है, हमारी सृजनशीलता से है। एक बात तो ये, हम सब जो भाषा में काम करते हैं, पठन पाठन से जुड़े हुए हैं, भाषा के पठन पाठन से जुड़े हुए हैं और पठन पाठन मात्र से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके सामने ये बात तो स्पष्ट ही है कि भाषा के बारे में जो एक प्रचलित अवधारणा है कि भाषा संवाद का माध्यम है, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। मैं समझता हूं कि भाषा के बारे में भाषा की भूमिका के बारे में बहुत ही अधूरी और एक तरफा एकांगी कथन है। भाषा संवाद करती है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाषा की भूमिका इससे इतनी ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। अगर केवल इतनी ही होती भाषा की भूमिका, तब तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा जीवन है, हमारे उस जीवन के साथ हमारी भाषा का जो संबंध है वह बहुत गहरा संबंध है, बहुत व्यापक संबंध है। इसलिए जिन्हें मातृभाषाएं कहा गया, जिन्हें आज के व्याख्यान विषय में स्थानीय भाषाएं कहा गया है, आशय मातृभाषाओं से है। एक तो ये सीधे समझ लीजिए कि जब हम दर्जा 1 में कोई बच्चा आता है और उसके घर पर मान लीजिए कि भोजपुरी में बातचीत होती है और भोजपुरी भाषा के व्याकरण को, उसकी ध्वनियों को, उसके उच्चारण को वो बच्चा जन्म से ही सीख रहा है। अब जब वो 3-4 साल का हो गया है और विद्यालय में आया है, आते ही उसके सामने हम एक दूसरी भाषा का व्याकरण, दूसरी भाषा की शब्दावली, दूसरी भाषा का उच्चारण आदि उसके सामने जब आता है तो अचानक वह बच्चा अकबका जाता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, वो सीखने की प्रक्रिया मातृभाषा में कहीं ज्यादा आसान और सरल है, क्योंकि जैसे ही मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में को हम सीखने की प्रक्रिया का माध्यम बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे अड़चन आते हैं, बहुत सारे अवरोध आते हैं। व्याकरण अपने आप में एक अवरोध है।
तो मैं समझता हूं कि यह जो विचार है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषाओं में हो, एक स्वागत योग्य विचार है। आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि आजादी के बाद हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि निरक्षरता बहुत थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो साक्षरता को एक अभियान की तरह चलाने की बात थी। तो उस समय हिंदी के और भोजपुरी के एक बहुत बड़े सपूत राहुल सांकृत्यायन ने एक प्रस्ताव दिया था कि अगर मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो ये जो साक्षरता का लक्ष्य है उसको हम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें दुनिया भर की चीजें, जो व्याकरण है, जो उच्चारण है, जो भाषा बनाने का कौशल है, भाषा की संरचना है, शब्दों का ज्ञान है, शब्दों की अर्थ रचना है, ये सारी चीजें अपने सामाजिक परिवेश से सीख करके बच्चा आया हुआ है। केवल उसे हमें अक्षर ज्ञान करा देना है और इतने मात्र से ही हम उसको शिक्षा के दायरे में ला सकते हैं। ये प्रस्ताव राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो आज अगर हम इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है। एक और बात है जो मैं शुरू में कह रहा था कि भाषा की भूमिका को लेकर के हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और मान लेते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। वैसे तो हमारे एक मित्र कहा करते हैं कि भाषा जितना ही विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, उतनी ही भाषा विचारों को छुपाने का भी माध्यम है। और अगर कोई आदमी या हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में भी भाषा का ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो बहरहाल वो एक दूसरी बात है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाषा का संबंध हमारे जीवन मूल्यों से भी है और बहुत गहरा है। भाषाएं एक तरह से, कोई किसी फैक्ट्री में भाषाओं का निर्माण नहीं हुआ है जिन्हें हम आज स्थानीय भाषा कह रहे हैं या मातृभाषा कह रहे हैं, या मैं उनको जनपदीय भाषाएं कहता हूं। तो ये जनपदीय भाषाएं जो हैं या कोई भी भाषा किसी कारखाने में नहीं बनती, कोई किसी उद्योग से भाषा का निर्माण नहीं होता। भाषा के निर्माण का जो विशाल कारखाना है वह मानव समुदाय है, मानव समाज है। हजारों वर्षों के व्यवहार के बाद, जीवन व्यवहार के बाद एक भाषा अस्तित्व में आती है और उस भाषा के भीतर उस समाज का, उस भूगोल का, उस भूमि का, उस पर्यावरण का, उस परिवेश का जो अनुभव संपदा है, जो उसकी ज्ञान संपदा है, वह सब उस भाषा में निबद्ध होती है। हमारे यहाँ एक बहुत व्यवस्थित चिंतन रहा है भाषा को लेकर के, और पाणिनि से लेकर के उस चिंतन की परंपरा आज तक मौजूद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक वैचारिक आंदोलन अपने समय में शुरू किया था और उस आंदोलन में बहुत सारे मनीषी उस समय जुड़े थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जुड़े थे, आचार्य नरेंद्र देव जुड़े थे, स्वयं राहुल सांकृत्यायन जुड़े थे, बनारसी दास चतुर्वेदी जुड़े थे। तो उनका कहना ये था, वो इस बात को एक त्रिकोण के माध्यम से समझाते हैं
कि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, तो भूमि पर जो बसने वाले लोग हैं और उन लोगों की जो संस्कृति है, जो भाषा है, इन तीनों में एक गहरा संबंध होता है। कोई भाषा जब बनती है, कोई भाषा जब आकार लेती है, तो उसके आकार लेने में, उसके बनने में उस भूमि के भौगोलिक पर्यावरणीय प्रभाव का उस भाषा के निर्माण में योगदान होता है, एक अनिवार्य योगदान होता है। तो इसलिए जिस प्रकृति परिवेश में भाषा का जन्म हुआ है, उस प्रकृति परिवेश की हजारों वर्षों की अनुभव संपदा और ज्ञान संपदा उस भाषा में निहित होती है। तो एक तरह से भाषाएं केवल विचारों के संवहन का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभव के, ज्ञान के, जीवन मूल्य के कि एक तरह से भाषा उसका स्मृति कोश है। आज की भाषा में कहें, आज की शब्दावली में कहें, तो भाषाएं हमारे समाज की मेमोरी कार्ड, हमारे समाज की जो हजारों वर्षों की स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां हमारी भाषा में निबद्ध होती हैं। इसीलिए जब एक कोई भाषा मरती है, और हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में ये जो विकास की एक आंधी सी चली हुई है, उस आंधी के में हमारी तमाम सारी भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं, बहुत सारी लुप्त हो गई हैं। तो भाषा जब लुप्त होती है, तो उसके साथ एक पूरी विचार और ज्ञान और विवेक और अनुभव का खजाना लुप्त होता है। मैं समझता हूं कि यह जो मातृभाषाओं का उपयोग प्राथमिक शिक्षा में करने का विचार है, वह विचार इसलिए भी स्वागत योग्य है कि इस माध्यम से जो हमारी जनपदीय भाषाएं अलग अलग कारणों से विलुप्त होने के कगार पर हैं, खत्म होने के कगार पर हैं, वो उन्हें बचाया जा सकेगा और उनके भीतर निहित जो ज्ञान और अनुभव और मूल्य के, मैं बार बार मूल्य की बात कर रहा हूं। आजकल विश्वविद्यालयों में, और केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी जो शिक्षा का ताना बाना है, उस शिक्षा के ताने बाने में वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा की बात की जा रही है। क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि ये जो विकास का एक नरेटिव चल पड़ा है, उस नरेटिव में कई बार मूल्य का अर्थ हमारे लिए प्राइस होके रह गया है। कोई भी चीज पैसे में उसका क्या वजन है, इसीलिए वह मूल्यवान है अथवा नहीं है। तो इस चिंता से उबरने के लिए एथिक्स की शिक्षा हम लोग पाठ्यक्रमों में दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम अपनी मातृभाषाओं से विच्छिन्न हुए। हमारी मातृभाषाओं में, मैं जिस अनुभव संपदा की बात कर रहा हूं, बहुत सारी मूल्य शिक्षा अपने आप मातृभाषाओं से मिल जाती रही। एक कहानी आप सबके ध्यान में होगी, और मैं समझता हूं कि थोड़े बहुत फेर बदल के साथ वो भोजपुरी में भी है, वो अवधी में भी है, वो ब्रज में भी होगी, वो मैथिली और मगही और बुंदेलखंडी तमाम भाषाओं में वो लोक कथा होगी। मैं उस चिड़िया की बात कर रहा हूं जिसका दाना खूंटे में फंस गया है, और उस दाने को
वापस पाने के लिए वो चिड़िया दौड़ लगाती है, बढ़ई के पास जाती है, राजा के पास जाती है, रानी के पास जाती है, सांप के पास जाती है, लाठी के पास जाती है, आग के पास जाती है, समंदर के पास जाती है, पानी के पास जाती है, हाथी के पास जाती है, चींटी के पास जाती है, निरंतर प्रयास करती है। और अपने इस प्रयास में जो मानवेतर जगत है, जो प्रकृति है, प्रकृति की जो अनेक उपादान हैं, जिन सबसे मिलकर हमारा यह जीवन बनता है, जिनके भीतर हमारा यह जीवन संभव होता है, उन सबके पास वो चिड़िया जाती है और उसमें उसकी जिजीविषा का पता चलता है। और हमारे जीवन के जो संदर्भ हैं, ये जो आजकल हम लोग मैं बहुत करने लगे हैं, हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, हमको ये लगता है कि ये जो धरती है, ये जो प्रकृति है, ये धरती का जो वैभव है, वह सिर्फ मनुष्यों के उपभोग के लिए बनाया गया है और उस पर मनुष्य बेइंतहा उपभोग उसका कर सकता है, कोई उसकी रोक टोक नहीं है। ऐसा बोध हमको इस विकास के मेगा नरेटिव ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो जनपदीय भाषाएं हैं, उनमें एक मूल्य विधान भी है, जो मूल्य विधान हमको बताता है कि नहीं, पृथ्वी की नागरिकता सिर्फ मनुष्य को हासिल नहीं है। पेड़ शायद, वृक्ष शायद मनुष्य से पुराने नागरिक हैं इस पृथ्वी के। तो पृथ्वी के जितने भी नागरिक हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो जल है, जो प्राकृतिक संपदा है, जो भूगर्भ संपदा है, उन सबके बीच हमारा जीवन संभव होता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उन सब चीजों को बनाए रखें और बचाए रखें। तो ऐसी बहुत सी कहानियां, ये चिड़िया और बढ़ई और दाने वाली जो कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, गीत हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, शब्दावली है, जो अपने आप बिना पाठ्यक्रम के हमको मूल्य की शिक्षा बना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ही है एक उन्नत मनुष्य का संभव होना। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा केवल पूजा करने के लिए नहीं है, उसमें बहुत सी मूल्यवान बातें हैं। कभी कभी हमें उन मूल्यवान बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वैदिक ऋषि कहता है मनुर्भव, हम मनुष्य बने। मनुष्यता केवल इस बात में नहीं है कि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, बल्कि मनुष्यता में कुछ श्रेष्ठ मानवीय गुण हैं। उन गुणों को अपने भीतर आत्मसात करके, उन गुणों को अपने भीतर स्थापित करके हम मनुष्य हो सकते हैं। शिक्षा मूलतः यही काम करती है कि वह हमें एक उन्नत मनुष्य बनाती है। और यह जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया है, बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया है, इसके बहुत सारे सूत्र हमारी मातृभाषाओं में, हमारी जनपदीय भाषाओं में निबद्ध है, पहले से मौजूद हैं। इसीलिए आधुनिक हिंदी के जो निर्माता हैं, हमारी इसी बनारस की धरती के भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। कई बार
बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि साहब भाषा की उन्नति से क्या होगा, सभी उन्नतियां कैसे भाषा की उन्नति से हासिल की जा सकती हैं। लेकिन भारतेंदु कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो ये जो भाषा के जितने भाषा के कोश में जितनी चीजें हैं मौजूद, उन सभी चीजों की शिक्षा वो भाषा अपने आप हमको दे देती है और हमें मनुष्य बनाती है। और ये ध्यान रहे कि अगर हम मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो उन्नति किस बात की, बाकी उन्नतियां किस बात की। हमारे पास बहुत सी शक्ति हो जाए, बहुत सी संपदा हो जाए, आज दुनिया जिस चिंता से गुजर रही है, एक तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के बादल में, दुनिया के आसमान में मंडरा रहा है। मंडरा क्या रहा है, उसका ध्वंस, उसके ध्वंस का एक बहुत ही घातक रूप हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी संपदा, बहुत सारी संपत्ति के बावजूद अगर हम मनुष्य नहीं हैं तो हमारी उन्नति किस काम की, हमारा विकास किस काम का, हम किस काम की। इसलिए भारतेंदु की जो बात है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उसके मर्म को, उसके गहरे विस्तार में, उसकी गहराई में उसको समझने की और विचारने की जरूरत है। भारतेंदु ने एक और बात कही थी, भाषा के साथ एक और उन्नति की बात भारतेंदु कहते हैं। भारतेंदु का जो सबसे बहुत ही प्रौढ़ और प्रसिद्ध व्याख्यान है बलिया में जो दिया था, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, उसमें एक और बात वो कहते हैं कि सभी उन्नतियों के मूल में धर्म की उन्नति है। अब साहब लीजिए, मजा हो गया। एक तरफ कह रहे हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सभी उन्नतियों का मूल धर्म में है। अगर आप ध्यान से भारतेंदु के उस निबंध को पढ़ेंगे तो भारतेंदु उसमें बताते हैं कि धर्म और कुछ नहीं है, एक उन्नत मनुष्य बनने के सिवा मनुष्यता के जो सद्गुण हैं, मनुष्यता की जो चरित्र लक्षण है, जिसको हमारे वैष्णव कवियों ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो वो जो बेहतर मनुष्यता है, उस बेहतर मनुष्यता को हासिल करना, और भाषा को उन्नति की मूल में इसलिए रखा कि जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, निज भाषा है, उस निज भाषा के जो संघटक तत्व हैं, उन संघटक तत्वों में मूल्य और धर्म और मनुष्यता के बहुत सारे मूल्य अपने आप रचे बसे हैं। भारतेंदु बताते हैं कि धर्म जो है आचार नहीं है, वह एक तरह से विचार है। और जो मनोर्भव होने की संकल्पना हमारे वैदिक ऋषियों ने की, उस संकल्पना को अपने समय के हिसाब से आयत्त करना, अपने समय के हिसाब से अपने भीतर आहूत करना और उसे संभव करना, यह शिक्षा का, भाषा का और धर्म का उद्देश्य है। ये भारतेंदु हमको बताते हैं। और इन सभी चीजों के सूत्र हमारी मातृभाषाओं में मौजूद हैं, हमारी जनपदीय भाषाओं में
मौजूद हैं, और इसलिए मौजूद हैं कि उनमें जो मूल्य के, आदर्श के, अनुभव के जो सूत्र हैं वो कहीं से आयातित नहीं हैं, बल्कि उस भूमि में ही पैदा हुए हैं। हजारों वर्षों से हमारे पुरखे जिस भूमि में निवास कर रहे हैं, जिस प्रकृति में निवास कर रहे हैं, उस भूमि, उस प्रकृति में रहते हुए जो अनुभव संपदा हमने प्राप्त की है, वह उस अनुभव संपदा का उसमें मौजूद है। इसलिए मातृभाषाएं, जब मैंने शुरू में कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है, और ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं, दुनिया भर के शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर विचार किया है और ये प्रस्ताव किया है कि मातृभाषाएं कम से कम बुनियादी शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। तो ये दुनिया भर के शिक्षाविदों का विचार है, मैं उसे सिर्फ दोहरा रहा हूं। अब रहा सवाल हमारी मातृभाषाओं का, हमारी जनपदीय भाषाओं का, हमारी स्थानीय भाषाओं का हिंदी से क्या संबंध रहे, तो ये बताने और अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि ये जितनी भी हमारी जनपदीय भाषाएं हैं वह बहुत पुरानी है। और मैं जिस हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं, और आज की तारीख में जिसे हम हिंदी कहते हैं, उस हिंदी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। उस हिंदी का इतिहास 200 वर्ष पुराना इतिहास है। और इन मातृभाषाओं का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है, कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, इन सारी जो जिनको हम जनपदीय भाषाएं कह रहे हैं, उनका इतिहास, मगही हो, मागधी हो, मैथिली हो, इन सब का इतिहास कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। याद करिए, इन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1872 में एक संपादकीय लिखा था जिसमें कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी एक समय की जरूरत थी और उस जरूरत से पैदा हुई। हमारे इस महादेश के भीतर स्वाधीनता की चेतना जो पैदा हो रही थी, औपनिवेशिक शासन से मुक्त की जो चेतना पैदा हुई थी, उस चेतना के संवहन के लिए एक अखिल भारतीय भाषा की जरूरत थी। और उस जरूरत के नाते हिंदी का जन्म हुआ, और हिंदी के जन्म में, हिंदी के विकास में इस पूरे महादेश का योगदान है। लेकिन वह आज हमारे विचार का विषय नहीं है। सिर्फ हम अपने को वहीं तक सीमित रखेंगे कि हमारी जो हिंदी है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उस हिंदी का इन जनपदीय भाषाओं के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, इन दोनों का के बीच का व्यवहार कैसा हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषाएं, भाई हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और हम मूर्तियां देख के बता सकते हैं कि ये शिव की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, ये दुर्गा की मूर्ति है, ये सरस्वती की मूर्ति है। लेकिन सरस्वती एक ऐसी देवी है जो अपने आप को भाषा के रूप में ही प्रकट करती है। सरस्वती का मूर्त विग्रह होती है भाषाएं। सरस्वती कहीं की हो,
किसी देश की, किसी भूगोल की अपने को प्रकट वो भाषा में करती हैं, तो भाषाएं सरस्वती का मूर्त विग्रह हैं। तो एक बात अगर ये हमारे दिमाग में साफ है, तो यह बात भी हमारे दिमाग में साफ होगी कि न कोई भाषा छोटी होती है, न कोई भाषा बड़ी होती है। हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक प्रोजेक्ट के तहत ये बताया गया कि ये जो वर्नियाकुलर्स हैं, एक खास तरह के नाक सिकुड़ू उच्चारण के साथ देसी भाषाओं को हीन बताने की जो औपनिवेशिक एक जो औपनिवेशिक अभियान था, उस अभियान ने भाषाओं को हीन बताने का काम किया। और इस मामले में मैं ये बात और जोड़ना चाहता हूं कि हर बात के लिए औपनिवेशिक लोगों को, उपनिवेशवादियों को, औपनिवेशिक सत्ता को, जो हमारी आदत बन गई है कि हर चीज में हम दूसरे को दोष दे करके अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे रहते हैं, विचार करिए तो केवल यह बात नहीं है कि औपनिवेशिक लोगों ने भाषा को लेकर के एक स्तरीकरण बनाया कि अमुक भाषा श्रेष्ठ है और अमुक भाषा हीन है, अमुक भाषा अमुक लोगों की है, अमुक लोग इसका व्यवहार करते हैं इसलिए यह श्रेष्ठ है, और तमुक भाषा हीन है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले तमुक लोग हैं, उनका रंग ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, उनका कार्य ऐसा है, आदि आदि इत्यादि। लेकिन अंग्रेजों की, उपनिवेशवादी प्रभुओं की यह बात हमारे दिमाग में इसलिए घर कर गई, अंग्रेजी सत्ता की भाषा है और ये जो देसी भाषाएं हैं, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, और ये जो देसी भाषाएं हैं वो गंवारों की और पिछड़े हुए लोगों की भाषाएं हैं, जो जनपदीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं जिनको आप कह रहे हैं। इस बात को हमने कैसे अपने दिल दिमाग में बैठाया? क्योंकि एक बात पहले से हमारे दिमाग में थी, एक जो सामाजिक परिवेश हमारा था, उस सामाजिक परिवेश में ये बात हमारे घुट्टी की तरह हमको पिलाई गई है कि हमारी सामाजिक संरचना में कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं। एक ऐसी सामाजिक संरचना में हम हैं जिस सामाजिक संरचना में हमको अपने से एक छोटे की तलाश होती है और उसकी तुलना में ही हम अपने को बड़ा साबित कर पाते हैं या बड़ा महसूस कर पाते हैं। तो इस चेतना ने उपनिवेशवादियों की इस बात को कि अमुक भाषा श्रेष्ठ है और अमुक भाषा हीन है, इस बात को स्वीकार करने में, आत्मसात करने में हमारी मदद की। इसलिए मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ दोष हमारा भी है। हम इतने नालायक लोग नहीं थे कि हम अपने लिए दोष भी न पैदा कर पाए, तो कुछ दोष हमने भी पैदा किए। इसको जब आप जिम्मेदारी से स्वीकार करेंगे, तभी इस दोष से, इस गलती से, इस भूल से ऊपर उठ सकेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भाषा छोटी नहीं होती है। सभी भाषाएं विद्या की देवी सरस्वती की मूर्त विग्रह हैं। सभी भाषाएं समान हैं। अवधी हो, ब्रज हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, छत्तीसगढ़ी हो, बुंदेलखड़ी हो, कितनी भाषाओं का नाम लें। हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस देश में हजारों नदियां बह रही हैं और नदियों की गोद में, नदियों के पेटे में अपार जलराशि हराते हुए समुद्र की ओर जा रही है। हम ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जिस देश में हजारों भाषाएं बोली जा रही हैं। सरस्वती हजारों रूपों में हमारे देश में अवतरित हो रही हैं।
ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। तो भाषाओं का एक कुटुंब है, भाषाओं का एक संयुक्त परिवार है। और ये जो हिंदी के साथ उसका जो नाता है वो बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय जरूरत थी, एक स्वाधीन चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको सूत्रबद्ध करने के लिए, अखिल भारत में हिमालय से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसे प्रवाहित करने के लिए, फैलाने के लिए एक नई भाषा की जरूरत थी। और उस चेतना के साथ हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी के विकास में आप देखें तो पाएंगे कि इन जनपदीय भाषाओं का एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें, जब हम बताते हैं कि हिंदी का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है, तो इतिहास कहां से हम शुरू करते हैं? कौन सा साहित्य उसमें मौजूद है जिसे हम हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं? उस स्वर्ण काल में ब्रजभाषा है, उस स्वर्ण काल में अवधी है, उस स्वर्ण काल में भोजपुरी है, उस स्वर्ण काल में मैथिली है। तो हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्ष का इतिहास है वह इन जनपदीय भाषाओं के ही साहित्य का इतिहास है। अब जब एक नई जरूरत के लिए नई भाषा हमारे देश में बन रही थी, तो उस भाषा ने अपनी प्राण शक्ति कहां से प्राप्त किया? उस भाषा को जो प्राण शक्ति मिला, उस भाषा को जो जीवन मिला, वह जीवन, वह प्राण शक्ति, देखिए कबीरदास बनारस के ही कवि कहते हैं, भाषा की विशेषता बताते हैं कि भाषा बहता नीर, जिसमें सहज प्रवाह हो। भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे नदी का जल। तो नई हिंदी जब बन रही थी, जिसके लिए भारतेंदु ने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली, तो वह हिंदी अपना प्राण रस इन्हीं जनपदीय भाषाओं से प्राप्त कर रही थी। इन जनपदीय भाषाओं के संपर्क से ही हिंदी प्राणवान हो रही थी। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि अगर भोजपुरी विकसित होगी, अगर अवधी विकसित होगी, अगर ब्रज विकसित होगी, अगर बुंदेलखंडी विकसित होगी, अन्य भाषाएं अगर विकसित होंगी, तो हिंदी का क्या होगा? हिंदी तो खत्म हो जाएगी। ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ये वे लोग हैं जो हिंदी को जानते नहीं हैं, हिंदी को पहचानते नहीं हैं, एक ऐसी हिंदी बनाना चाहते हैं जिसमें शब्द तो हो, भाव न हो, जिसमें व्याकरण तो हो, जिसमें मानक स्वरूप तो हो, लेकिन जीवन गायब हो। वे एक ऐसी हिंदी बनाना चाहते हैं। वे एक ऐसी हिंदी बनाना चाहते हैं जिस हिंदी में जैसे किसी का चित्र हो, खूब रंगीन हो। चित्र चाहे जितना रंगीन हो, फोटो चाहे जितना सुंदर हो, जितने 1000 लाख के कैमरे से खींचा गया हो, चित्र कभी भी मनुष्य का, जीवित मनुष्य का विकल्प नहीं हो सकता।
ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग हिंदी को जनपदीय भाषाओं से, स्थानीय भाषाओं से काट कर रखना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनकी बलि लेकर ही हिंदी का विकास हो सकता है। वे लोग दरअसल हिंदी की प्रकृति नहीं जानते हैं, हिंदी क्या है यह भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं, आप गौर से उनकी हिंदी देखिए तो वो हिंदी हिंदी नहीं होती, वो अंग्रेजी का अनुवाद होती है। जब वो कहते हैं कि क्या लोगे, आप उनके घर जाएं और घर का जो आपका आतिथ्य है वो कहे क्या लोगे, तो वो हिंदी नहीं बोल रहा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है। हमारी यहाँ क्रियाएं हैं, भोजपुरी में कहेगा आदमी का खइबो, का पियबो, का लेबो नहीं कहेगा। तो हमारी ये जो जनपदीय भाषाएं हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें हमारी क्रियाएं हैं, उनके साथ हिंदी का एक अविरल संबंध होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हिंदी गद्य को आकाश की ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रेमचंद कहां से आए थे? एक अत्यंत विकसित गद्य भाषा से होकर प्रेमचंद आए थे, और उनके आते ही हिंदी का गद्य एक प्रौढ़ गद्य हुआ, एक ऐसा गद्य हुआ जो दुनिया की किसी भाषा से आंख मिला सकता था। ऐसे बहुत सारे कवि और लेखक आते रहे हैं जो जीवन से जुड़ी हुई भाषा से हिंदी को संपन्न करते रहे हैं। प्रेमचंद के बहुत बाद फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं और उनके साथ शब्दों का, अर्थों का एक पूरी एक संरचना आती है। आप श्री लाल शुक्ल के उपन्यास देखिए, आप मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास देखिए। ये स्थानीय भाषाएं जिनको हम कह रहे हैं, उन स्थानीय भाषाओं के भीतर जो जीवन का रस भरा हुआ है, उस जीवन के रस से हिंदी को सराबोर करने का काम हमारे बहुत सारे लेखकों ने समय समय पर किया है, और उससे ही हिंदी रोज रोज संपन्न हो रही है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, जो कि है, तो ये समझना चाहिए कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, हिंदी किसी एक जाति की भाषा नहीं है, हिंदी किसी एक वर्ग की भाषा नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों की संपर्क भाषा है। तो इस हिंदी के भीतर केवल इन जनपदीय भाषाओं का नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं का जीवन रस हिंदी में आना चाहिए। और जब सभी भारतीय भाषाओं का जीवन रस आना चाहिए, तो जरूरी है कि ये जो हमारी आसपास की हिंदी कुटुंब की जो भाषाएं हैं, उन कुटुंब की भाषाओं को, अगर हमारे परिवार के 11 सदस्य हैं और मेरे अलावा परिवार के मुखिया के अलावा बाकी सब बीमार हैं, तो मुखिया कैसे स्वस्थ रह सकता है? इसको रूपक के अर्थ में मत लीजिएगा। एक परिवार में 11 लोग हैं, 10 लोग बीमार हैं, तो 11वां आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता।
अगर हमारी जनपदीय भाषाएं बीमार होंगी, विलुप्त होंगी, तो हिंदी को शब्द संपदा, भाव संपदा, अर्थ संपदा कहां से मिलेगी? ये जो हमारी महानदी है गंगा, उस गंगा में आप देखें तो हजारों नदियां मिल रही हैं। जब वो गोमुख से उतरती है और गंगोत्री से होते हुए हिमालय के नीचे आती है, तो जल स्रोत के साथ अनेक नदियां आकर के मिलती हैं, तब जाकर बनती है गंगा। हिंदी ऐसी ही एक भाषा गंगा है जिसमें हजारों और कम से कम सैकड़ों भाषाओं का योगदान है। सैकड़ों भाषाएं अपने जीवन जल से हिंदी को सरसब्ज बनाती हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का जो संबंध है, उस संबंध को हमें इसी रूप में देखना चाहिए। और कई बार मैं जब गांव में जाता हूं और खड़ी बोली हिंदी में बात करने लगता हूं कभी कभी, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे अंग्रेजी मत बुका। तो मुझे झटका लगता है, क्या हम ऐसी हिंदी बना दिए हैं जो हमारे लोगों से इतनी दूर है जितनी अंग्रेजी है? अगर ऐसी हिंदी बननी है तो क्या ये हिंदी का भला है? कुछ लोग हिंदी को अंग्रेजी बना देना चाहते हैं। हिंदी अंग्रेजी नहीं है, हिंदी हिंदी है। और हिंदी हिंदी तभी रह पाएगी जब वह अपने कौटुंबिक भाषाओं के साथ उसका एक सहचारी संबंध होगा, एक अन्योन्याश्रित संबंध होगा, उसके बीच एक आपसदारी होगी, तभी हिंदी ठीक से हिंदी बन जाएगी। मैं स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी के संबंध को इसी रूप में देखता हूं। और यह जो निर्णय है कि हम आरंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषाओं में करेंगे, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। इस कदम से स्थानीय भाषाओं का ही नहीं, स्थानीय विवेक का भी संरक्षण होगा। और संरक्षण ही नहीं होगा, बल्कि स्थानीय भाषा और स्थानीय विवेक मिल करके हमें एक बेहतर मनुष्य बनाएंगे। और इस स्थानीय विवेक से, स्थानीय भाषाओं से हिंदी का जब मेल होगा, तो हिंदी भी हमारी भाषा होगी, हमारी अपनी भाषा होगी। हम अंग्रेजी की जगह पर हिंदी हो ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी अपनी हिंदी हो और उसके जो प्राण तत्व हो वो इस देश की मिट्टी से बनी हुई भाषाओं के भीतर निहित संवेदनाओं का संवहन करे। मैं इसी रूप में स्थानीय भाषाओं से हिंदी के संबंध को देखता हूं। मैंने इस दिए गए विषय पर हमारी जो समझ थी, उस समझ के हिसाब से दिए गए समय में मैंने अपनी बात रखी है। अगर इसमें से कुछ भी आपको काम का लगता है तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए मेरा ये मेरी सार्थकता है। और अगर कुछ भी ऐसा आपको ग्रहण करने लायक नहीं लगता है तो आप आयोजकों से निपट लीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं है।
आपने आपने मुझे इतना सम्मान दिया, अवसर दिया अपने विचार रखने का। मैं एक बार फिर राज्य हिंदी संस्थान के प्रति और इसके जो कर्ता धर्ता लोग हैं, मैडम ने इतना अच्छा संचालकीय वक्तव्य दिया, उनका नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके प्रति और सभी आयोजकों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।